बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बोरहोल रॉक को स्टडी करेंगे और इसमें सब सरफेस के अंदर हमारे पास रॉक मौजूद है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं बोरहोल रॉक को समझने के लिए। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, ये बोरहोल रॉक के ऊपर नहीं होती हैं, लेकिन मैंने ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर डाली हुई है, वैसे नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 मीटर पे रन 1 लिखा हुआ ना, इसको हम रन 1 यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन इसका सिंबल हम चेक करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर का साइन बना हुआ, ठीक है, सिंबल है, तो हम नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा कोर कटर है हमारे पास। अगर सब सरफेस में 0 मीटर से हमारे पास रॉक मौजूद है तो हम कोर कटर चलाते हैं, इस सूरत में एसपीटी हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो रन 1 के नीचे हमने यहाँ पे लॉक के ऊपर लिखा हुआ CR का मतलब होता है कोर रिकवरी, जो कि मैंने 17% लिखा है यहाँ पे, और दूसरे पे यहाँ पे RQD लिखा हुआ, RQD यहाँ पे नील लिखा हुआ। ठीक है, RQD का मतलब होता है रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। ठीक है, RQD हम यहाँ पे नील लिखते हैं, कब लिखते हैं और कब यहाँ पे RQD की वैल्यू लिखते हैं, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। इफ लेंथ ऑफ द कोर मोर देन 10 सेंटीमीटर देन कंसीडर इन RQD। ठीक है, हमने एक 1 मीटर पे हमने कोर कटर चलाया, कोर बैरल से हमने कोर बाहर निकालने के बाद हमने उसकी टोटल लेंथ हमने चेक किया, ये होती है कोर रिकवरी। जितने भी इसके पीसेस आए रॉक के उस कोर बैरल के अंदर, ये होती है कोर रिकवरी। कोर रिकवरी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कोर जो हमारे पास कोर की जो पीसेस आए इसको हम प्लस करेंगे एक साथ रख के, इसको जो लेंथ है उसकी, मिसाल के तौर पे हमारे पास 30 सेंटीमीटर उसकी कोर लेंथ आई है, वो रिकवरी आई। ठीक है, और हमारे पास 1 मीटर पे हमने कोर कटर चलाया, कोर बैरल है, तो हम क्या करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, हमारे पास कोर रिकवरी की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, और RQD क्या होती है? RQD वो होती है जो कोर की पीस जो है वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या 10 सेंटीमीटर हो, तो ये हम RQD में लिखते हैं। जितने भी मिसाल के तौर पर 3 पीसेज आए इसमें 10 सेंटीमीटर के, ठीक है, या 10 से 11 सेंटीमीटर के, कुछ 12 सेंटीमीटर के, कुछ 16 सेंटीमीटर के, तो हम तीनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद टोटल लेंथ है उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास RQD वैल्यू कैलकुलेट होगी। यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, सम ऑफ द कोर पीसेस ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द कोर मल्टीप्लाई बाय 100। ये देख सकते हैं आप, ये किया तो हमारे पास ये RQD की वैल्यू परसेंट में आ गई। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, जो RQD की बेस पे हम इसको एक नाम देते हैं, जो रॉक है उस रॉक की ना हम वेरी पुअर क्वालिटी, फेयर क्वालिटी, अच्छा गुड क्वालिटी और एक्सलेंट क्वालिटी नाम देते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर RQD की वैल्यू 0 से लेकर 25% आ रही है तो यहाँ पे हम इसको नाम देंगे वेरी पुअर क्वालिटी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है वेरी पुअर क्वालिटी यहाँ पे, क्योंकि कोर रिकवरी जो है वो 17% है। यहाँ पे मैंने वेदर एंड फ्रैक्चर लिखा। वेदर एंड फ्रैक्चर क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है हमारे पास जो RQD की वैल्यू है 0 से लेकर 25% तक होती है, तो ये हाईली वेदर और फ्रैक्चर्ड होता है। ठीक है, और पुअर क्वालिटी हम कब लिखते हैं? जब हमारे पास RQD की वैल्यू 25 से लेकर 50% हो। RQD यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसमें हमारे पास 27% RQD आई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पुअर क्वालिटी और हाईली वेदर्ड एंड फ्रैक्चर्ड लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास RQD की वैल्यू 50 से लेकर 75% है तो इसको हम फेयर क्वालिटी लिखेंगे, और इसको मॉडरेटली वेदर्ड एंड फ्रैक्चर्ड लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास RQD की वैल्यू जो है 75 से लेकर 90% आ रही है तो हम गुड क्वालिटी लिखेंगे और मॉडरेटली वेदर्ड एंड फ्रैक्चर करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास RQD की वैल्यू है 90 से लेकर 100% आ रही है तो इसको एक्सीलेंट क्वालिटी लिखेंगे, और इसको स्लाइटली एंड पार्शियली लिखेंगे वेदर्ड एंड फ्रैक्चर। ठीक है, स्लाइटली या पार्शियली वेदर्ड एंड फ्रैक्चर लिखेंगे और उसकी फिर डिस्क्रिप्शन
कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ हमने यहाँ पे नोट करना है, वो ये है, इसको भी आप ज़रूर नोट करें। ये लॉग के ऊपर वैसे नहीं होती, ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है ताकि आप इसको नोट करें और इसको याद करें। ठीक है, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक स्ट्रेंथ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, इस पे लिखा है वीक लिखा है। ठीक है, वीक लिखा है, येलोविश ब्राउन। सबसे पहले हम उस जो कोर है उसकी हम कलर देखते हैं, उसका कलर कौन सा है। सबसे पहले कलर लिखते हैं। जब भी हम लॉग बनाते हैं, साइट पे लॉग बनाते हैं, मैनुअल लॉग बनाते हैं, या लैब के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जो लॉग बनाते हैं, उस पर सबसे पहले हम कलर लिखते हैं। फिर हम इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ यानी जो कोर हमने टेस्ट किया था, मिसाल के तौर पर इसमें जो आरक्यूडी वो 10% है और इसमें यूडीसी है। यूडीसी का मतलब है अनडिस्टर्ब्ड कोर। ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड कोर मैंने यहाँ पे लिखा है 1, और इसकी मैंने यहाँ पे डेप्थ लिखा 3.50 से लेकर 3.60 तक इसकी डेप्थ आ रही है। ठीक है, ये डेप्थ के अंदर जो है ना, हमने एक कोर लिया है, इसको हमने लैब में अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन में इसका टेस्ट किया और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 94.20 आ रही है। ठीक है, मैंने इसको वीक का नाम दिया है। वीक का नाम दिया, इसका मतलब क्या है? वीक में हम देखते हैं, वीक में जो है 12 से लेकर 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, और मॉडरेटली वीक में हमारे पास 50 से लेकर 127.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पे ये होता है मॉडरेटली वीक होगा। ठीक है, इस केस में यहाँ पे ये वीक लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है, ये मॉडरेटली वीक है। ठीक है, मिस्टेक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी मैंने अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो क्लासिफिकेशन आ रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हम वीक, वेरी वीक कब कहेंगे रॉक कोर को? अगर उसकी जो स्ट्रेंथ है 1.25 MPa से कम है तो हम इसको वेरी वीक का नाम देंगे। अगर वीक कब कहेंगे? अगर हमारे पास जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की जो वैल्यू है 1.25 से लेकर 5 मेगापास्कल या 12 से लेकर 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए तो इसको हम वीक का नाम देंगे। ठीक है, और उसके बाद मॉडरेटली वीक कब कहेंगे? हम 5 से लेकर 12.5 MPa यानी मेगा पास्कल में आ जाए और 50 से लेकर 127.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हमारे पास अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की वैल्यू आ जाए तो हम इसको मॉडरेटली वीक का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कब कहेंगे? हमारे पास अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की जो वैल्यू है वो 12.5 से लेकर 50 मेगापास्कल ये वैल्यू आ जाए तो हम इसको मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कहेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको केजी में कन्वर्ट किया है। आप इसको केजी में कन्वर्ट करें या एमपीए में ले लें, तो मोस्टली हम लॉग पे जो है ना वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग को 127.5 kg से लेकर 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कहा गया। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास इसकी वैल्यू है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 50 से लेकर 100 MPa है तो ये हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग कब होगा? लेकिन इस सूरत में ये बहुत कम होता है। रॉक जो लाइमस्टोन की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादातर तकरीबन 100 मेगापास्कल तक आती है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग जैसे आपकी इग्नियस रॉक हैं, ग्रेनाइट वगैरह, इनकी आ जाती है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग भी हाई स्ट्रेंथ रॉक है आपकी इग्नियस में, और ये मार्बल हो गया आपका ग्रेनाइट, उसकी आ जाती है। तो हमारे पास ये डोलोमाइट हो गया, डोलोमाइट की ज़्यादा से ज़्यादा 100 MPa तक चली जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन आप नोट करें। ये लॉग आप जब बनाते हो तो ये इंफॉर्मेशन आपने ज़रूर कंसीडर करना है। उसके बाद आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, तो हम आते हैं अभी बोरहोल 1 पे। सबसे पहले ये चीज़ें तो हमने समझ लिया, उसके बाद हम इसको देखते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये कोर कटर है, ये कोर कटर का सिंबल है। यहाँ पे हमने कोर कटर चलाया 1 मीटर तक 0 से, और इसके अंदर कोई हमारे पास आरक्यूडी नहीं आई, तो कोर रिकवरी इसमें जो 17% आई आरक्यूडी नील है, तो हम इसमें कोई टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो पीस है हमारे पास कोर का वो 10 सेंटीमीटर से कम है।
इसलिए हम उसको आरक्यूडी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक। मैंने जब कोर बैरल चलाया यहाँ पे, तो मुझे एक यहाँ पे एक आरक्यूडी मिली जो कि 27% आ रही है, ठीक है। इसको मैंने अनडिस्टर्ब्ड कोर यूडीसी का नाम दिया है 1, और इसकी डेप्थ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 1.20 से लेकर 1.35 मीटर, ठीक है। इसकी मैंने यहाँ पे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया, और ये वैल्यू मैंने इस लॉग के ऊपर प्लॉट किया है जो कि 90.56 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है, ठीक है। ये हो गई। इस बेस पे हम बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव क्यू जो हो रही है ना, इस वैल्यू पे हम ये बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। यहाँ पे मैंने इस केस पे जो है ना 1 मीटर पे हमने बेयरिंग कैपेसिटी दिया है इस बिल्डिंग के लिए, और बाकी जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे अगर रॉक हाईली वेदर्ड है, फ्रैक्चर्ड है और इसकी कोई रिकवरी नहीं है, तो इस सूरत में हम यहाँ पे फिर जो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी है तो उसकी डेप्थ, उसकी हाइट बढ़ा देते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे, ये ड्राई डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी है, ये खुद कैलकुलेट करता है। जब हम इसकी डायमेंशन डालते हैं कोर की तो ये कैलकुलेट, और मॉइस्चर हम निकालते हैं इसको ओवन से, ठीक है। यहाँ पे इस कोर का जो है मॉइस्चर दिया हुआ है, ये हमारे पास ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट है, ये बल्क डेंसिटी होती है। बल्क डेंसिटी उसके अंदर जो वाटर जो मॉइस्चर होता है वो भी इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी पीएच मालूम करते हैं उसके बाद सल्फेट इसकी और क्लोराइड मालूम करने के बाद हमारा लॉग जो है वो फाइनल होता है। हमने 1 मीटर पे हम ये तमाम टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये पीएच जो है, सल्फेट हो गया, क्लोराइड, ये टेस्ट 1 मीटर पे करते हैं क्योंकि हमने 1 मीटर पे इसकी फाउंडेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मीटर से लेकर 3 मीटर पे यहाँ पे हमारे पास कोई कोर रिकवरी नहीं है, देख सकते हैं रन 3 में, सॉरी कोर रिकवरी है, इसमें आरक्यूडी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे 3 मीटर के नीचे जाते हैं, तकरीबन ये 7.5 मीटर तक हमारे पास ये लाइमस्टोन आ रहा है। और लाइमस्टोन में आप देख सकते हैं यहाँ पे रन 4 में मैंने कोर रिकवरी 20% लिखा है, यहाँ पे आरक्यूडी है 14%, और यूडीसी जो अनडिस्टर्ब्ड जो है मैंने इसका 3 है, इसकी डेप्थ जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया 3.30 से लेकर 3.40 मीटर, ठीक है। इसके बाद इसकी जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू है मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ, इसको 228.41 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसकी ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट हो गया। उसके बाद ये बल्क डेंसिटी यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो चीज़ें नोट करने की होती हैं वो इधर देखो आप, ये सारी चीज़ें आप इसको एक दफ़ा स्टडी करें और उसके बाद इस लॉग को समझने में आसानी होगी आपको। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप उसको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको दूसरी वीडियो में बनानी हो तो आप मुझे डिमांड करें और टॉपिक बताएं, उस पर भी अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, एक लॉग को स्टडी किया था, उसमें जो सब सरफेस में हमारे पास सॉइल थी तो वो लॉग हमने बनाया था, उसमें हमने एसपीटी लगाया था यहाँ पे, ठीक है। एसपीटी इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने कोर कटर चलाया, फ़र्क ये है वहाँ पे एन वैल्यू से हमने बेयरिंग कैपेसिटी निकाला था और यहाँ पे हमने अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की मदद से हमने बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है। आपका काम इतना है, एक जियोलॉजिस्ट का, एक जियो टेक्निकल इंजीनियर का ये काम होता है कि आप लॉग को कैसे स्टडी करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो टर्मिनोलॉजीज मैंने बताया है ये तमाम टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए, इसको आप नोट करें, इसको मज़ीद स्टडी करें और अपनी जो बैकग्राउंड है इसको मज़ीद अपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप अगर साइट जियोलॉजिस्ट हैं आपको तो ये पता होना चाहिए कि आपने कैसे आपने सॉइल इन्वेस्टिगेशन करानी है और आपने सैंपल्स को किस तरह हैंडल करना है, इसको पैकिंग कैसे करनी है। आपके पास रॉक है तो आपके पास एक बॉक्स होता है जिसमें लंबी लंबी कोर 1 मीटर की जो है ना, उसमें एक कोर के वो बनी होते हैं, खाने बने होते हैं जिसमें आपने कोर को रखना पड़ता है। फिर आपको एक साइड पे एक लॉग बनाना होता है, वो भी इसी तरह ही बनता है।
आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये एलिजिबल होते हैं कि आप एक साइट चला सकते हैं, साइट जियोलॉजिस्ट का काम कर सकते हैं और एक लैब पे भी आप काम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।